हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीएससी कोचिंग क्लासेस में। मैं दिलीप सिंह चौहान आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो को लेकर के, जो है आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित मुगल वंश। मुगल वंश का ये आज हमारा दूसरा वीडियो है, जो कि पहले वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया है बाबर के बाद उनके जो पुत्र हैं हुमायूं। तो हुमायूं पे आज हम चर्चा करेंगे। हुमायूं के बारे में आज की पूरी वीडियो है, पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे हुमायूं के बारे में। तो आप लोगों को आज मैं बहुत अच्छे से हुमायूं के बारे में पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो हुमायूं से संबंधित जो तथ्य हैं वो आपको तथ्य बताएंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा समय न लेकर के मैं बताता हूं कि हुमायूं कब सत्ता में आए, किस प्रकार उन्होंने कौन से युद्ध लड़े, क्या उनकी प्रारंभिक दशा रही, क्या दिशा रही। तो ये आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है और अपने दिमाग में आपको रखना है। तो आपको ये बता दें कि बाबर जो थे मुगल वंश के संस्थापक थे। बाबर ने भारत में आकर के आक्रमण लड़े, अपनी सत्ता संभाली। उसके बाद मात्र 4 वर्ष तक ये शासन कर पाए। शासन करने के उपरांत जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु के मात्र 3 दिन बाद हुमायूं सत्ता पर आए। सत्ता पर आने के बाद इन्होंने अपना सिंहासन संभाला। सिंहासन पे जब हुमायूं आए तो इनके पास बहुत सारी चुनौतियां रही। एक तरफ सत्ता को संभालने की चुनौती, एक तरफ समाज में किस प्रकार से विसंगतियाँ थी वो चुनौती, कैसे हमारे साम्राज्य को बढ़ाया जाए वो सांप्रदायिक चुनौतियाँ थी। बहुत प्रकार से इनकी चुनौतियों को सामना करना पड़ा। तो हुमायूं को बहुत संघर्षशील होकर के इनको अपना काम संभालना पड़ा। तो ज़्यादा समय न लेकर के हम लोग आते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का प्रारंभिक परिचय क्या है तो आपको बताते हैं प्रारंभिक परिचय के बारे में। तो सबसे पहले परिचय से पहले इनके कार्यकाल के बारे में ध्यान दे लेते हैं हम लोग। हुमायूं के कार्यकाल में क्या है, 1530 से 1540। हुमायूं का कार्यकाल जो है 1530 से 1540 तक था। लेकिन हुमायूं का कार्यकाल 2 तरीके का था। 2 तरीके का मतलब क्या था, 2 बार का था। 1530 से 1540 तक था और 1555 से 1556 तक था। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है। ये 2 कार्यकाल का मतलब क्या है, हुमायूं 1530 में तो आ ही गए थे, मात्र 10 वर्ष ये कार्यकाल से कर पाए। उसके बाद शेर शाह सूरी नामक एक अफगान व्यक्ति आता है और इनसे सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। किन कारण लेता है, कैसे लेता है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद हुमायूं फिर मेहनत करते हैं, फिर संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने के उपरांत 1555 में एक बार फिर पुनः सत्ता पे आते हैं। दिल्ली की सत्ता पे, सिंहासन पे फिर मुगल का कब्जा हो जाता है। तो इस तरह से मुगल वंश में हुमायूं जो हैं वो 2 बार सत्ता में आते हैं। कब, एक ही बार में। एक बार 30 से 40 के बीच में, 1530 से 1540, और दूसरा 1555 से 1556 के बीच में। तो इनका कार्यकाल 2 वर्गों में विभाजित है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं हुमायूं के प्रारंभिक परिचय के बारे में। इनका परिचय हम लोग चर्चा करेंगे। परिचय के बाद इनकी प्रारंभिक चुनौतियाँ क्या रही इस पर चर्चा करेंगे। प्रारंभिक चुनौतियों के बाद ये कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े थे उस पर चर्चा करेंगे। और अंत में इनका किस प्रकार मृत्यु होती है और इनका कैसे समापन होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। और आपसे एक निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे हुमायूं को, तब तक आपको हुमायूं संबंधी चीज़ों में मज़ा नहीं आएगी। पूरा देखेंगे, स्किप करके देखेंगे तो आपको स्पष्टता नहीं रहेगा। पूरा देखेंगे तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हुमायूं से संबंधित अगर कोई प्रश्न आएगा प्रतियोगी परीक्षाओं में तो इससे इस वीडियो से बाहर आपको नहीं मिलेगा। ये हम आपको पूर्णतः सहमत करा देते हैं। तो हुमायूं के परिचय में आते हैं। सबसे पहले परिचय क्या है, हुमायूं का जो मूल नाम है नसीरुद्दीन हुमायूं है। यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है कि हुमायूं का मूल नाम क्या है, तो नसीरुद्दीन हुमायूं। और आपको बता दें हुमायूं का जो अर्थ होता है वो होता है भाग्यशाली। क्या होता है, भाग्यशाली। लेकिन किंवदंतियां हैं कि भाग्यशाली कहते हुए था, नाम तो भाग्यशाली था, लेकिन ये अपने कार्यकाल में इस मुगल वंश का सबसे दुर्भाग्यशाली शासक की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक, इनके पिता का नाम बाबर है, चूँकि आपको पता ही है। बाबर के 4 पुत्र थे, ये भी पता था। ठीक, तो इनका जो 4 पुत्र का जो सबसे पहला पुत्र है वो नसीरुद्दीन हुमायूं, जिसको बाबर सबसे सर्वाधिक प्रिय था और उसको सत्ता पे उसने बैठाया था। बाबर ने जब सत्ता में बैठाया हुमायूं को तो उसके पुत्र का जो नाम था आपको बता ही दिया गया, नसीरुद्दीन हुमायूं। जो हुमायूं का जो जन्म हुआ है 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, काबुल में। हुमायूं का जो राज्याभिषेक हुआ है वो 30 दिसंबर 1530 को कहाँ पे हुआ, आगरा में हुआ। ये जब राज्याभिषेक हुआ है हुमायूं का तो 30 दिसंबर को हुआ है और इससे 3 दिन पहले बाबर की मृत्यु हो गई थी 27 दिसंबर 1530 को। तो मात्र 3 दिन के बाद ये ही हुमायूं सत्ता पर आ जाते हैं। यही इनकी संकट की घड़ी रहती है और इस संकट की घड़ी में इनको ये चुनौती स्वीकार करते हैं और अपनी सत्ता को आगे बढ़ाते हैं। इनके भाई बहनों की संख्या एक बार प्रश्न में पूछा गया है कि इनके कितने भाई और कितने बहन थे, तो 3 भाई और 1 बहन थे। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। भाई के मामले में कामरान, अस्करी जो 2 भाई हैं, इनकी माँ का नाम है गुलरुख बेगम।
क्या नाम है? गुलरुख बेगम। और जो तीसरे भाई हैं हिंदाल और जो बहन है गुलबदन बेगम, इनकी माँ का नाम है दिलदार बेगम। ठीक, तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि हुमायूं की कई माताएं थी। हुमायूं की माता तो आपको बताया गया है कि माहम बेगम हैं, लेकिन इनके जो अन्य भाई हैं उनकी दूसरी माताएं हैं, जैसे कामरान और अस्करी की गुलरुख बेगम, हिंदाल और गुलबदन बेगम की दिलदार बेगम। तो इससे ये भी आपको इतिहास में पता चल गया होगा कि मुग़ल में उस समय भी बाबर ने कई सारी पत्नियां अपने पास रखे हुए थे। तो यह 3 पत्नियों का वर्णन आपको सामने बता दिया गया। अब हम लोग बाबर हुमायूं में आ जाते हैं कि हुमायूं के समय में प्रारंभिक चुनौती क्या रही। 3 दिन बाद सत्ता में आ गया, आपने देखा ही यहाँ पे तिथि के बारे में। तो प्रारंभिक चुनौती क्या है ये ध्यान दीजिए। यहाँ प्रारंभिक चुनौती में सबसे बड़ी इनकी चुनौती रही साम्राज्य का विभाजन। आपको पता है कोई भी शक्तिशाली राजा तभी तक शक्तिशाली रह सकता है संपूर्ण संप्रभुत्व राज्य को वो एकीकृत करके अकेले चलाए। अगर आप अकेले राजा हैं तो शासन ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपस में ही, भाइयों में ही या अन्य चीज़ों में बंटवारा हो जाएगा तो आप अगर हो जाएगा तो आप अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। बस यही हुमायूं के साथ भी हुआ। हुमायूं के साथ क्या हुआ कि उनके पिता की इच्छा थी कि चारों भाइयों में आपस में चीज़ों को बंटवारा कर लेंगे। हूबहू हुमायूं ने वैसा ही किया अपने पिता के आदेशानुसार। हुमायूं ने क्या किया, अपने भाई को कामरान को काबुल और कांधार की रियासतें दे दिया। फिर अस्करी को क्या किया, संभल राज्य दे दिया। हिंदाल को मेवात दे दिया। ठीक है, और इनका एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्ज़ा। क्या नाम था? सुलेमान मिर्ज़ा नाम था चचेरा भाई। सुलेमान मिर्ज़ा इनका चचेरा भाई था, उसको इन्होंने बदख्शा का सूबेदार बना दिया। ये बदख्शा वही स्थान है जब हुमायूं सत्ता में नहीं था, हुमायूं राजा नहीं था, जब पिताजी इनके शासन में थे तो हुमायूं बदख्शा का ही सूबेदार था। ये बदख्शा आपको क्लियर हो गया। जो उसी बदख्शा को सुलेमान मिर्ज़ा उस चचेरे भाई को हुमायूं सौंप देता है। अब देखिए कामरान पे ध्यान दीजिएगा। जो कामरान के भाई हैं तो का से कामरान, का से काबुल और का से कांधार। एक बार पूछा गया है कि कामरान को कौन कौन से राज्य दिए गए थे, तो काबुल और कांधार दिया गया था। ये आपका अफगान क्षेत्र का है। ठीक है, ठीक, आगे आते हैं। ये बाबर की विरासत, दूसरी इनकी मुख्य चुनौती थी बाबर की विरासत। अब बाबर की विरासत क्या चुनौती थी? बाबर मात्र 4 वर्ष तक शासन में रहा, मुगल वंश का जिसने स्थापना की थी। अब 4 वर्षों में बहुत ज़्यादा तो आप साम्राज्य का आप स्थापना नहीं कर सकते हैं। इन्होंने दिल्ली और अन्य आसपास के राज्यों में इन्होंने अपना वर्चस्व फैलाया, परचम फैलाया, लेकिन जो दूर के प्रदेश है, जैसे आपका गुजरात है, आपका राजस्थान है, जहाँ जहाँ दूर दूर चीज़ें थी, तो ये दूर राज्यों में इन्होंने अपना संप्रभुत्व तो नहीं हासिल कर पाया था। तो वहाँ के जो स्थानीय जो राजा थे वो हमेशा विरोध की स्थिति में हमेशा बने रहते थे कि कब मौका पा करके घात लगा करके ये दिल्ली की सत्ता को हथिया लें। तो ये बाबर की जो विरासत जो थी वो आसपास के लोगों, आसपास राज्यों में तो उन्होंने अपना फैला रखा था, लेकिन दूर के जो राज्य थे वहाँ पर बाबर नहीं जा पाए थे। तो इस कारण ये भी था कि बाबर की विरासत को लेकर के भी एक चुनौती के रूप में हुमायूं को स्वीकार करना पड़ा। अब आगे देखते हैं। अफगान सभ्यता भी इनकी एक बहुत बड़ी कमी रही। तो ये भी एक चुनौती के रूप में स्वीकार रही कि अफगान तौर पे जो सभ्यता थी उस चुनौती को भी हुमायूं को एक दंश के रूप में झेलना पड़ा, एक चुनौती के रूप में झेलना पड़ा। फिर हुमायूं का व्यक्तित्व, ये भी बहुत ही मायने रखता है। हुमायूं जो व्यक्तित्व था, हुमायूं अपने व्यक्तित्व का तो बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था, लेकिन समस्या ये था कि उसको राज्य को किस प्रकार से संचालन करना है, सेना को किस प्रकार से अपने हिस्से में करना है, अपनी बात से सहमत करना है, वो उसके अंदर सैन्य शक्ति की काबिलियत उसके अंदर कुव्वत नहीं थी। कहीं ना कहीं उसको युद्ध में क्या निर्णय लेना है, किस समय किस परिस्थिति में आकर के वो निर्णय आपने सामने वाली सेना से आपको निर्णय लेना है, वहाँ पे हुमायूं अपने निर्णय नहीं ले पाता था। तो इस जगह पे हुमायूं की व्यक्तित्व पर भी बहुत से प्रश्न चिन्ह उठे और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही कि कई युद्धों में इन्होंने उस जगह पे विवेकाधिकार, स्वविवेकाधिकार से काम ना किया और उस जगह इनको युद्ध में बहुत बड़ी चोट खानी पड़ी। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं हुमायूं के कुछ युद्ध। हुमायूं के कुछ युद्ध हैं, कुछ आक्रमण करते समय आक्रमण करते हैं, तो आक्रमण करते तो हैं लेकिन करने से पहले ही कुछ राजाओं से इनकी संधि हो जाती है। तो कुछ युद्ध हैं, कुछ आक्रमण से पहले ही संधियां हैं और कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं। तो जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि ये अति महत्वपूर्ण हैं। कुछ युद्ध हैं उनको भी बताऊंगा और कुछ आक्रमण है जो आक्रमण होने से पहले संधियां हैं। तो आपको मैं ध्यान से बता रहा हूँ, आप लोग पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। हाँ देखिए,
कलिंजर का युद्ध 1531 में। कलिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव थे, इनसे हुमायूं का युद्ध होता है। युद्ध होने से पहले ही कलिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव से हुमायूं की एक संधि हो जाती है और ये कुछ धन, कुछ स्वर्ण मुद्राओं लेकर के आपस में ये लोग संधि कर लेते हैं कि हम आपके राज्य पर आक्रमण, आपके राज्य पर सत्ता नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हमसे युद्ध करेंगे तो दोबारा हम आपको बख्शेंगे नहीं। इस बात को लेकर के हुमायूं कलिंजर के राजा से संधि कर लेते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं दूसरा युद्ध, देवरा का युद्ध। जो ये देवरा का युद्ध है, इसको किसी किसी पुस्तकों में या अन्य पुस्तकों में दोहरिया के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये 1532 में हुआ। कब हुआ? 1532 में। इस युद्ध में क्या बताते हैं कि जो अफगान शासक हैं वो महमूद लोदी से, अफगान शासक जो महमूद लोदी हैं उनसे हुमायूं का युद्ध होता है और इस युद्ध में हुमायूं विजयी होते हैं और अफगान शासक जो महमूद लोदी हैं वो बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हुमायूं विजयी हो जाता है। ठीक है, अब उसके दूसरे युद्ध में आते हैं, चुनार के युद्ध में, चुनारगढ़। अब उसके बाद देखते हैं चुनारगढ़ का युद्ध 1532 में। ये भी 1532 में हुआ था और दोहरिया का युद्ध भी 1532 में हुआ था। तो आते हैं चुनारगढ़ के युद्ध में 1532 में हुमायूं जो है वो शेर खां से संधि कर लेता है। इस युद्ध में भी युद्ध लड़ने की कंडीशन आती है, लेकिन जब बहुत ही विषम परिस्थिति आ गई शेर खां के पास तो उसने क्या किया कि समझदारी समझी कि आक्रमण करना, युद्ध करना हमारे लिए नुकसान सिद्ध होगा, तो उसने हुमायूं से क्या कर लिया, संधि करना समझदारी किया और सेनापति को भेज करके हुमायूं से क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। और संधि करने के उपरांत वो क्या करता है, अपने पुत्र को, उस पुत्र का नाम है कुतुब खां को हुमायूं की सेना में भेज देता है। किसको? कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज देता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे बहादुर शाह से संघर्ष। ये बहादुर शाह कौन है आपके? ये बहादुर शाह गुजरात के शासक हैं बहादुर शाह। इनसे भी संघर्ष होता है हुमायूं का और इस संघर्ष के बारे में क्या है ध्यान दीजिए। 1535 और 1536 के बीच में हुमायूं बहादुर शाह से संघर्ष होता है, हुमायूं करता है। इस संघर्ष में क्या है, गुजरात और मालवा, गुजरात हो गया, मालवा हो गया, यहाँ से अधिकार कर लेता है हुमायूं और यहाँ पर भी वो अपना ध्वजा पताका फहरा देता है। लेकिन कुछ क्षणिक समय तक के लिए, कुछ क्षणिक वर्ष के लिए, मात्र एक वर्ष में क्या होता है कि हुमायूं मालवा और गुजरात से अपना पूरा जो स्थापत्य होता है, अपना जो साम्राज्य होता है, यहाँ से वो खो बैठता है। किस कारण उस खो बैठता है कि उसकी कुछ कुशल जो रणनीतियाँ थी, जो कुशल नीतियाँ थी, वो अपने सैन्य व्यवस्था में लागू नहीं कर पाता है। और जो आपको बताया गया है यहाँ पे देखिए कि हुमायूं का व्यक्तित्व, बस इसी व्यक्तित्व के कारण ही वो कहीं ना कहीं संधियों के तौर पर समझौता कर लेता है और समझौता करने के बाद ही वो अंत में बहुत ही बड़ी चोट पाता है। चोट किस प्रकार पाता है मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आपका बहादुर शाह से संघर्ष भी हो गया। उसके बाद हम आते हैं चुनारगढ़ की विजय। 1538 में होती है चुनारगढ़ की विजय। अब चुनारगढ़ की विजय में क्या है, इसको ध्यान से देखिए। चुनारगढ़ की विजय में क्या है कि चुनारगढ़ के किले पर अधिकार करके बंगाल पर आक्रमण कर दिया जाता है। कहाँ करते हैं? चुनारगढ़ के जो किले पर अधिकार कर लेते हैं हुमायूं और बंगाल पर आक्रमण कर देते हैं। कौन कर देता है? हुमायूं कर देते हैं। कब कर देते हैं? 1538 में। उसके बाद क्या होता है, जब ये आक्रमण कर देते हैं तो जब चुनारगढ़ इधर आ जाते हैं, यहाँ आक्रमण करते हैं, तो उधर जो इनका एक भाई है, उस भाई का नाम है हिंदाल। हिंदाल स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देता है और वो बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। इस बादशाह को उपाधि धारण करने के बाद वो वहाँ पे अपना अधिकार आगरा में स्थापित कर लेता है। ये चीज़ें इनके हुमायूं के कुछ युद्ध हैं, वो आपको बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो हुमायूं के कुछ युद्ध हैं, इनको बताने का प्रयास किया गया है। आप लोग इनको दिमाग में रख लीजिए, इनको सीरियल से रख लीजिए। सबसे पहले हुमायूं द्वारा लड़े गए कौन से युद्ध? कलिंजर का युद्ध 1531, देवरा का युद्ध या दोहरिया का युद्ध 1532, उसके बाद चुनारगढ़ का युद्ध 1532 ये भी हुआ था। बहादुर शाह से संघर्ष 1535 से 1536, चुनारगढ़ की विजय 1538। ये इनके कुछ युद्ध हैं। इन युद्धों में क्या क्या
समस्याएं रही, किनसे युद्ध हुआ, किनसे संधि हुई, आपको पूरा बता दिया गया है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से एकाग्रचित होकर के वीडियो देखिएगा। ये युद्ध हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हुमायूं के कुछ प्रमुख युद्ध, वहाँ से प्रश्न अवश्य बनते हैं। प्रश्न बनेंगे यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से उतनी संभावना नहीं है जितनी वहाँ से है। इनको आपको दिमाग में रखना है और उनको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, हुमायूं के प्रमुख युद्ध। हाँ, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे हुमायूं के प्रमुख युद्ध। हुमायूं के वो युद्ध बताया, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ हुमायूं के प्रमुख युद्ध। एकाग्रचित होकर के ध्यान दीजिए। हुमायूं के प्रमुख युद्ध, सबसे पहला युद्ध हुमायूं का था चौसा का युद्ध। कब हुआ? 1539 में हुआ। किसके बीच हुआ, ये ध्यान दीजिए। हुमायूं का जो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, वो शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ। इस युद्ध में शेर खां से हुमायूं बहुत बुरी तरीके से पराजित हुआ और इसी युद्ध में शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि ली थी। कई परीक्षाओं में पूछा गया कि शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि कब ली, तो चौसा के युद्ध 1539 में ली। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं हम लोग। और हाँ, यहाँ से आपको बता दें कि जब यहाँ पे शेरशाह की उपाधि लेता है, तो जब ये अपनी जान बचा के भागते हैं तो ये नदी तैर नहीं पाते हैं हुमायूं, तो इनको एक निजाम नामक भिश्ती इनको जान बचाता है, इनको तैर करके नदी को पार कराता है। तो हुमायूं इनसे वचनबद्ध हो जाते हैं कि हे मित्र, आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं कभी साम्राज्य का राजा शासक बनूंगा, जब मैं साम्राज्य अपने हाथ में फिर लूँगा, तो आपको मैं जो कहोगे मैं वो दूंगा। मैं आपको एक दिन का राजा अवश्य बनाऊंगा। तो आगे देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। आगे आते हैं। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये हुआ था 1540 में। हुमायूं का जब दूसरा युद्ध हुआ, तो एक बार इसने और सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया और एक बार शेरशाह सूरी को फिर युद्ध लड़ता है, लेकिन अंततः क्या होता है, शेरशाह सूरी से हुमायूं फिर पराजित हो जाते हैं और आगरा दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। यहाँ पे हुमायूं हारता तो है ही है और शेरशाह सूरी पूर्णतः अपना दिल्ली पर और आगरा पर कब्जा कर लेता है। उसके आगे देखते हैं कि क्या होता है। फिर इस युद्ध को हार करके हुमायूं कहाँ चला जाता है, सिंध में भाग जाता है और अपना जीवन घुमक्कड़ों की तरह निवासित करने लगता है, एकदम जनजातियों की भांति, क्योंकि न उसके पास राज्य है, न धन है, न किसी प्रकार की सैन्य शक्तियाँ हैं। तो वो बिल्कुल एकदम दिगंबर की भांति वो एकदम सिंध में घूमा करता है। अब हुमायूं के बारे में आते हैं कि इनका जीवन जो है निष्कासित जीवन का संघर्ष। जब इनके पास कुछ है ही नहीं है, सब कुछ निष्कासित हो गया है, तो वो जीवन हुमायूं कैसे जीते हैं वो आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा इस पर आप ध्यान दीजिए। ये जो जीवन है वो 1540 से लेकर के 1555 के बीच का है। 15 वर्ष जो हुमायूं है संघर्ष करता है। उस संघर्ष का जीवन कैसे बीतता है, क्या क्या समस्या आती हैं, कैसे कैसे होता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा बहुत ही ध्यान से। 1541 में हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की जो पुत्री है हमीदा बानो बेगम का विवाह हुमायूं से हो जाता है। ये हमीदा बानो बेगम आपकी अकबर की माता हैं। ये वही अकबर है जो संपूर्ण भारत में सबसे महान शासक बनता है। ये उसी की माँ की बात बताई जा रही है कि हमीदा बानो बेगम का विवाह होता है एवं उसके एक सिया बनने की शर्त। उनके एक साथी हैं, वो हुमायूं से कहते हैं अगर आप सिया धर्म स्वीकार कर लोगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा शेरशाह सूरी के परिवार से या शेरशाह सूरी से आपको युद्ध लड़ने के लिए। तो हुमायूं क्या करते हैं, सिया धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और ईशान शाह हुमायूं से संधि होती है और ये सिया धर्म स्वीकार करने के बाद इनसे संधि होती है कि अब कोई भी युद्ध होगा तो मैं आपके साथ रहूँगा। तो अब हम लोग आते हैं कि हुमायूं का पुनः भारत विजय कैसे होती है। एक बार तो 1530 से 40 तक रहा, 15 साल वो कठिन परिश्रम किया। अब वो जो पुनः विजय को उपरांत आता है तो क्या यथास्थिति है, देखिए। पुनः भारत पर विजय किसकी, हुमायूं की। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध जीत करके पंजाब जीतता है। कौन जीतता है, हुमायूं। अब क्या है, 1555 में ही एक सरहिंद का युद्ध होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार मिलाने को आता है। सरहिंद का युद्ध, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, ये सब मिलाने के लिए आते हैं। एक तरफ सन दे देंगे, एक तरफ भी दे देंगे, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से नोट करके इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। सरहिंद का युद्ध 1555, इसमें क्या होता है, सिकंदर सूर कौन है, शेरशाह सूरी के ये आपके
पौत्र और परपोते आते हैं तो सिकंदर सूर जो है पराजित होता है, किससे? हुमायूं से, और एक बार पुनः राज्य कौन पा जाता है? हुमायूं, और मुगल बादशाह फिर से बन जाता है, कौन? हुमायूं। अब नीचे आते हैं, ध्यान दीजिए, दीन पनाह पुस्तकालय में सीढ़ियों से फिसल के गिर जाने की वजह से हुमायूं की मृत्यु होती है। दीन पनाह से एक तथ्य और भी जुड़ा है हुमायूं से। दीन पनाह नगर किसने बसाया था? तो दीन पनाह नगर हुमायूं ने बसाया था 1533 में। तो दीन पनाह नगर 1533 में किसने बसाया? हुमायूं। दीन पनाह पुस्तकालय से कौन गिरा? हुमायूं। तो इन दोनों को आप दिमाग में रखिएगा। कब गिरता है दीन पनाह पुस्तकालय से? 1556 में गिर करके मृत्यु हो जाती है। लेन पुल नामक एक इतिहासकार कहता है कि हुमायूं जीवन भर भागता रहा, गिरता रहा, कभी राज्य को बचाने के लिए, कभी जीतने के लिए, कभी अपने आप को देश से बचाने के लिए, कभी देश को अपने आप में उसको स्थापित करने के लिए। तो जीवन भर भागता रहा, जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और अंततोगत्वा सीढ़ी से फिसल करके गिर के उसका जीवन अंत हो जाता है 1556 में। हुमायूं की एक बहन थी जिसका नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के नाम से क्या है कि हुमायूं नामा की रचना करती है, कौन? गुलबदन बेगम। तो ये प्रश्न छोटी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और एक ज्योतिष, छोटा सा टॉपिक, छोटा सा बताया गया है कि हुमायूं जो है वो ज्योतिष शास्त्र पर बहुत विश्वास रखता था। उसको एक ज्योतिष गुरु के कहने के हिसाब से सप्ताह के 7 दिन 7 तरीके के कपड़े या 7 रंग के कपड़े पहनने का उसने प्रथा अपने ऊपर रखी थी कि मैं 7 दिन में 7 तरह का वस्त्र पहनूंगा, 7 रंग के। तो ये चीज़ें आपको मैंने पूरी तरीके से बताने का प्रयास किया। आप लोगों को अगर समझ में आया हो ये वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और हाँ, वीडियो पूरी अगर अच्छी लगी हो तो इसको अपने अन्य मित्रों को शेयर कर सकें ताकि आपके और भी जो प्रतियोगी छात्र हैं वो इस वीडियो को देख सकें और इससे लाभान्वित हो सकें। और मैंने तो पूरा प्रयास किया है और आप भी प्रयास करके अच्छे से वीडियो को देखिए और इसका नोट डाउन करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।